सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 23 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुए जघन्य अपराध दुर्घटना को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच में ये कहा गया कि मेडिकल सर्विसेज को रोका नहीं जा सकता और डॉक्टरों से आग्रह करा है कि वापस से अपनी सर्विसेज चालू कर दें मेडिकल सेवाओं को और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह न्याय संगत रूप से कार्रवाई करेगा। के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई एजेंसियों को फटकार भी लगाई, निर्देश भी दिए। जैसे सीबीआई की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि प्राथमिकी पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद दर्ज की गई। आप देख रहे हैं, प्राथमिकी पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद दर्ज की गई। यह मामले को दबाने का प्रयास था। 5वें दिन जांच शुरू की गई और तब तक सब कुछ बदल चुका था। घटना में पहली प्राथमिकी पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद 11:15 बजे दर्ज की गई। शीर्ष अदालत ने पूछा कि घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने में 14 घंटे की देरी का क्या कारण था। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के संपर्क में कौन था? उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी क्यों की? इसका उद्देश्य क्या था? पीठ ने पुलिस द्वारा की गई कानूनी औपचारिकताओं के क्रम और समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मृत पीड़िता का पोस्टमार्टम अप्राकृतिक मौत के मामला दर्ज करने से पहले ही 9 अगस्त की शाम 6:10 से 7:10 के बीच कर दिया गया। पीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि ऐसा हुआ कि पोस्टमार्टम 9 अगस्त को शाम 6:10 पर किया गया, लेकिन अप्राकृतिक मौत की सूचना ताला पुलिस थाने को 9 अगस्त की रात 11:30 बजे भेजी गई। यह बेहद परेशान करने वाली बात है। कोर्ट ने देश को हिला देने वाली बलात्कार हत्या की इस घटना के बारे में पहली प्रविष्टि दर्ज करने वाले कोलकाता पुलिस के अधिकारी को अगली सुनवाई पर पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया कि प्रविष्टि किस समय दर्ज की गई है। डेट असल में क्लियर नहीं हो पा रही थी कब कौन सी घटना का दर्ज कानूनी रूप से कागजों में किया गया है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे अपने अन्य मुद्दों पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पे थे। आज वो यूक्रेन पहुंच चुके हैं, पहले वो पोलैंड गए थे। उसको लेके हमारा पहला आर्टिकल है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन के सभी हवाई अड्डे बंद हैं, इसीलिए ट्रेन से यात्रा करना एक सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि वो ट्रेन से गए हैं आपके इंडिया से नहीं, पोलैंड से यूक्रेन। विश्व रूप से डिज़ाइन की गई ये ट्रेन उच्च सुरक्षा वाली है। उस ट्रेन की यात्रा पथ यूक्रेन का कूटनीतिक राजमार्ग बन गया है। बेसिकली वो पोलैंड थे, तो पोलैंड से वॉर टाइम चल रहा है, तो प्लेन से सफ़र करना ठीक नहीं समझा, इसीलिए ट्रेन से गए हैं। आगे बढ़ेंगे संपाति की ओर और शुरुआत करेंगे कल्पमेधा से। आराचे कल्पमेधा में महात्मा बुद्ध साहब के कहे हुए वचन हैं। वर्तमान में हम जो कुछ हैं अपने विचारों के ही कारण हैं, और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वह भी इन्हीं कारण के बनेंगे, महात्मा बुद्ध साहब ने कहा। तो अपने आप को बेहतर रखिए, तभी आप एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे। फिलहाल अभी आज का संपादकीय है साइबर ठगी का नया पैतरा, और यह लेख लिखा है अमित बैजनाथ गर्ग साहब द्वारा। देखते हैं अमित जी क्या कहते हैं। साइबर ठगों ने लोगों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए इन दिनों एक और नया तरीका अपनाया है, जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। इसमें ठगी करने वाले लोगों को फंसाने के लिए ब्लैकमेलिंग या बेहदोहन का खेल खेलते हैं और लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। साथियों, ये टर्म न्यूज में आ रहा था लंबे समय से, डिजिटल अरेस्ट। कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके बोलता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, अब आप हमारी हिरासत में हैं।
आपको कैमरे में लाइव स्काइप या किसी अन्य वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ लोग जुड़ जाते हैं या फिर फ़ोन के माध्यम से जुड़ जाते हैं। और आपको इसी की घटना मैं आपको बताऊं, लखनऊ में पीजीआई कॉलेज की एक एसोसिएट प्रोफेसर साहब मैडम थी हैं, उनके खाते में 2.81 करोड़ रुपए थे, जो कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पे साइबर ठगों ने गायब कर दिए। और ये पैसे उन्होंने सिर्फ गायब ही नहीं करे हैं, मैडम जी ने खुद भेजे हैं डर के मारे, क्योंकि इस डिजिटल अरेस्ट के दौरान उनको यह दर्शाया गया कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गई हैं, हम सीबीआई से हैं। और सुनिए अब मज़ेदार बात की, 7 दिन तक लगातार ये प्रक्रिया चलती रही उन्हीं के घर में, और उनको ये डरा के समझाया गया कि ये कोई जैसे कि कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। जो उन्होंने बताया मीडिया को कि डेली मेरे को मैसेज आता था कि आज 10 बजे आपकी कोर्ट की हियरिंग है, आप लाइव आ जाइएगा। मुंबई से हियरिंग लाइव चलेगी, जज नहीं आ सकते, इसलिए आपको मुंबई के यहाँ से लाइव करा देंगे। और तमाम तरीक़ों से वो लाइव बैठती थी स्काइप पे, गूगल मीट वगैरह जो भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं उन पे, और जूम पे। और एक फर्जी कोर्ट हियरिंग चलती थी जिसमें उनके ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगते थे, उनको डांटा भी जाता था, उनसे उनके बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स पूछे भी जाते थे, और वो सब कुछ बताती चली गईं। हालांकि अखबारों में आई इस खबर के बाद कुछ लोगों ने संदेह ये भी उठाया कि पीजीआई कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर मैडम इतने पैसे कैसे कमा सकती हैं, इतने तो कोई हॉस्पिटल वाला भी नहीं कमा पाता है इतनी जल्दी। फ़िलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इतनी समझ तो हर किसी को होनी चाहिए कि आपके अकाउंट से पैसे निकलवाए जा रहे हैं बार बार, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और पैसे निकाल नहीं जाती कि प्रॉपर अकाउंट से निकलवा के पहुंचा रही थी पैसे उनके पास, डर गई थी। अब जो भी कारण डर का था उनके अंदर, पता नहीं कौन सा काम करा होगा पहले उन्होंने, या वो पैसा गैरकानूनी रूप से कमाया था, जो भी है हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। मगर फ़िलहाल मैं वापस से मुद्दे पे आऊँगा, डिजिटल अरेस्ट के। तो फ़िलहाल साथियों, डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बहुत लंबे समय से आ रही हैं, जिसमें आपको वीडियो कॉल के माध्यम से किसी प्रकार से आपको बताया जाता है कि हम सीबीआई से हैं, हम पुलिस से हैं, आपके खिलाफ़ ये आरोप लगाए गए हैं, हम क्योंकि हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं इसलिए हम आपके पास नहीं आ सकते, या आपको आना है तो आप फिर हमारे कोई शहर ही ऐसा बोलेंगे जहाँ पे आपको जाने में दूरी पड़ेगी या आप जाने से बचेंगे। तो बोलेंगे ठीक है, अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर लीजिए, आपको अब कॉल डिस्कनेक्ट मत करिएगा, आप डिजिटली अरेस्ट हो गई हैं। ऐसी बातें कर करके आपको उल्लू बनाया जाता है और आपके सारे पैसे ठग लिए जाते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस एवं कई पुलिस महकमों ने ये साफ कर दिया है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई अरेस्ट होता नहीं है। जो भी अरेस्ट होता है व्यक्ति के पास समन पहुंचता है, कोर्ट का समन। फिलहाल इस घटना में आगे बढ़ेंगे तो घटना की पीड़ित नोएडा में रहने वाली एक महिला का कहना था कि एक अंतर्राष्ट्रीय कोरियर कंपनी के कर्मचारी ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि उनके नाम से भेजे गए पार्सल में नशीला पदार्थ मिला है। महिला ने जब इस तरह के किसी पार्सल की जानकारी ना होने की बात कही तो फ़ोन करने वाले ने बताया कि वह इसकी शिकायत मुंबई साइबर अपराध शाखा में दर्ज करवा रहा है। उसके बाद महिला के पास एक वीडियो कॉल आया जिसमें फ़ोन करने वाला व्यक्ति के पीछे की बात कर रहा व्यक्ति ने वीडियो कॉल में महिला को रात भर सोने नहीं दिया और उसे डरा धमका कर करीब 5.20 लाख रुपए अलग अलग खातों में जमा करवा लिए। महिला को 24 घंटे से अधिक समय तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। देखने साथियों, मतलब वो आप लोगों को लाइव रखेंगे, जिस विक्टिम को लाइव रखेंगे, और इतने इतने रुपया उड़ाया जा रहा है। उसने खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय कोरियर कंपनी के कार्यकारी अधिकारी बताया था। और मतलब कोई ऐसे लोग डर जाते हैं कि कौन थाने के चक्कर में पड़े, कौन केस में जाए। मगर मेरा ये मानना है कि अगर ईमानदार हैं तो आपको डरने की किसी कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी कोर्ट या कोई भी सरकारी विभाग आपको नोटिस देता है। और ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं। जयपुर में रहने वाली एक महिला बैंक मैनेजर के पास साइबर ठग का फ़ोन आया। उन्हें उस खुद को दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण का अधिकारी बताते हुए कहा कि आपके आधार कार्ड पर ली गई एक सिम का उपयोग अवैध कार्यों के लिए किया जा रहा है। मैनेजर गए सुनकर हैरान रह गई। इसी दौरान एक दूसरे व्यक्ति का फ़ोन आया जिसने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया।
गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने महिला को वीडियो कॉल पर आने को कहा। डर के मारे मैनेजर ने अपनी एफडी तोड़कर 17 लाख रुपए ठग द्वारा बताए गए खाते में डाल दिए। आप सोचिए, 17 लाख रुपए, ये चल क्या रहा है? कोई 2.81 करोड़ रुपए दे रहा है, कोई 5.20 लाख रुपए दे रहा है, कोई 17 लाख दे रहा है। मैं तो इसमें ये कहता हूँ कि साथियों, हमारे अंदर एक चीज़ होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं IQ। जहाँ पे हम भारतीयों की खास बात यह है कि हम अपने से किसी को 20 रुपये फालतू नहीं देते हैं। हमारे यहाँ काम करने वाले आए कर्मचारियों को, हमारे यहाँ काम करने आए मजदूरों को 10 रुपये चाय के बढ़ा के नहीं देते हैं, उसमें भी बहस करते हैं। सब्जी वाले से 5-5 रुपये की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वहाँ पे हमारे प्यारे दोस्त ऐसा कैसे कर रहे हैं? इसी चीज़ का, इसी डर का फ़ायदा ये ठग उठाते हैं। थोड़ा विवेक से भी ज़िंदगी में काम लेना चाहिए। फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 22-23 में भारत 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बैंक धोखाधड़ी की शिकायतें देश में दर्ज की गई हैं। मतलब ये केस बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल ये सब साइबर अपराध के लोग को डराने धमकाने के फर्जी तरीके हैं। कोई भी जांच एजेंसी या पुलिस किसी को फ़ोन करके धमकी नहीं देती है। हर जांच एजेंसी के अधिकारी और पुलिसकर्मी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई करते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के पास जांच धमकाने के लिए इस तरह का फ़ोन आते हैं तो तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए या फिर राष्ट्रीय साइबर अपराध सहायता सेवा 1930 पर फ़ोन करके शिकायत दर्ज करानी चाहिए। देखिए साथियों, अगर कोई भी आप कार्रवाई होनी होगी, कभी भी, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, अगर कोई भी पर्सन है उस पर कार्रवाई होनी होगी तो पुलिस उसको समन जारी करती है और समन आपके घर पे आता है। एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको इस धाराओं के अंतर्गत आप पे किसी ने मुकदमा हुआ है तो आपको उसमें आना पड़ेगा, या नोटिस आता है। ऐसे कुछ फ़ोन नहीं आता है, और फ़ोन आता भी है तो बहुत जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है वो फ़ोन पे सिर्फ इतना इन्फॉर्म करती है कि आपके खिलाफ़ ऐसी कार्रवाई करी गई है, मुकदमा दर्ज कराया गया है, आप कल इतने बजे थाने आ जाइए या फिर जो दफ्तर है वहाँ आ जाइए। फ़ोन पे ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। आप लोग भी समझदार हैं, अपने परिजनों को और परिचितों को सबको बताइए कि डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है। ऐसे फालतू फ़ोन कॉल आएँ तो कृपया करके 5 लाख, 20 लाख, 17 लाख रुपए ना दें। और अगर 5 लाख, 17 लाख, 2 करोड़ रुपए फालतू हैं आपके परिजनों के पास तो वो आपको दे दें। मजाक कर रहा हूँ, या समाज में बांटते हैं। फिलहाल ये डर का पैसा होता है, ये ठग होते हैं, ये डरा के आदमी को साइकोलॉजिकली तरह मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो डर के मारे उन्हें देना पड़ता है। अगले लेख की तरफ बढ़ेंगे, आंदोलन के समांतर। कोलकाता में एक प्रशिक्षु चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या की घटना में सभी संवेदनशील लोगों के भीतर दुख और आक्रोश भर दिया है। यह बेवजह नहीं है कि बड़ी तादाद में लोगों ने इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर काबू पाने के लिए एक कारगर व्यवस्था बनाने की आवाज़ उठाई है। इसी के तहत कई राज्यों में सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों ने हड़ताल कर दी। वही आर्टिकल है कि हड़ताल कर दी। चिकित्सकों के दुख और गुस्से से किसी को भी असहमति नहीं हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, उनकी फैटर्निटी के लोग की व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है। कोलकाता की घटना पर दुख के समानांतर पिछले कुछ दिनों से ये सवाल भी चिंता की वजह बन रहा है कि चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से जो समस्या सामान्य लोग को आ रही है, क्या वो भी वाजिब है? हड़ताल की वजह से खासतौर पर गरीब तबकों से आने वाले मरीजों को ही दिक्कतें आती हैं। ऐसा तमाम लोग रहते होते हैं जो किसी बीमारी के इलाज के क्रम में अस्पताल के 2-2 वर्ष पहले समय लेते हैं, जिसे हमारे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा। उन्होंने उदाहरण दिया एम्स का कि एम्स में अपॉइंटमेंट लगना, ट्रीटमेंट का शेड्यूलिंग 2 साल लेट होता है, 2 ईयर्स। उसमें भी अगर आप लोग हड़ताल करेंगे सम्मानित डॉक्टर, तो सोचिए उसका तो उस दिन का शेड्यूल चला गया ना। अब कब आएगा? फिर 2 साल बाद आएगा या कई साल बाद आएगा। ये चिंता जताई हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब द्वारा। दूसरी ओर सरकारी अस्पताल में हड़ताल की वजह से अगर कोई मरीज मजबूरी में निजी अस्पताल या क्लिनिक चला भी जाता है तो वहाँ पर से खर्चा भी तो हो जाता है, उससे पैसे कहाँ हैं इतने। फिलहाल दिल्ली एम्स और राम मनोहर लोहिया के डॉक्टरों ने सरकार के आग्रह पे अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। तो ये असल में जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं
उनको अपनी सेवाएं ऐसी नहीं समाप्त करनी चाहिए, मगर इस घटना भी देश में ऐसी हुई है कि हम इसमें कुछ ना ही कहें तो अच्छा है। जिसकी फ्रेटर्निटी के साथ ऐसा होता है उसे बुरा लगता है। दागी नुमाइंदे अगला लेख है, महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध का कोई मामला जब तूल पकड़ते हैं तब उसे लेकर सवाल उठने वालों, विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करने और उसमें हिस्सा लेने वालों में बहुत सारे नेता और ख़ासतौर पर जनप्रतिनिधि भी मुखर रूप से शामिल होते हैं। मगर इससे बड़ी विडंबना यह होगी कि जो प्रतिनिधि इस सवाल पर आक्रोशित जनता के साथ खड़े दिखते हैं वह खुद अपने सहयोगियों पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के आरोप को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं। बहुत ही बढ़िया बात कही लेखक ने। जो नेता जनप्रतिनिधि बहुत ही डबल ढोल बन चुके हैं कि जब कोई दूसरे देश प्रदेश की या दूसरे पार्टी की बात होगी, मान लीजिए ए पार्टी की, और ये बी पार्टी से होगा तो बहुत बोलेंगे ये पार्टी ख़राब, ये व्यक्ति ख़राब। पर जैसे ही घटना बी पार्टी की, उसी की पार्टी की हो जाएगी, कोई घटना उसकी पार्टी का व्यक्ति इन्वॉल्व होगा तो वो नहीं बोलेगा, वो शांत हो जाएगा। तो ये पार्टी वाला बोलेगा इसमें, ए पार्टी में होगा तो ये बोलेगा। ये अकाउंटेबिलिटी कोई सेट नहीं कर रहा है एक दूसरे की, मगर सिर्फ राजनीति करते हैं। अगर किसी जनप्रतिनिधि पर महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध करने या उससे शामिल होने का आरोप है तो उसे महिलाओं के हक में ईमानदार लड़ाई की कितनी उम्मीद की जा सकती है। जनता के नुमाइंदे कहे जाने वाले जो लोग खुद गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आरोपी होते हैं वे कानून बनाए या बचाने के दायित्व के प्रति कितने गंभीर हो सकते हैं। ये बेवजह नहीं है कि चुनावी नैतिकता और शुचिता की मांग के बावजूद आज भी अच्छी खासी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। ये मामले जगजाहिर रहे हैं, मगर इस एक बार फिर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च ने जारी किया है जिसमें पिछले 5 वर्ष में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों का सामना कर रहे 151 सांसद विधायकों को चिन्हित किया गया। मतलब एडीआर बेसिकली है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये संस्थान काम करती है संवैधानिक विचारों पे और रिसर्च पे बात करती है, स्टैटिस्टिक्स पे बात करती है कि देश में वोटर कितने हैं वगैरह वगैरह। मतलब एक पॉलिटिकल रिसर्च फर्म है जो कि बहुत ही रेपुटेड है। इस रेपुटेड फर्म ने ही आंकड़ा जारी कर इसने बताया कि 151 और कई तो सिटिंग एमपी एमएलए जिन पे महिलाओं के विरोध किए गए अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, जो देश की सर्वोच्च विधानसभाओं और संसद में बैठे हुए हैं। तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि देश के लिए कानून ऐसे बनाएंगे जिसमें महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। इसे दागी नुमाइंदों को लेकर नर्म रवैया क्या एक बड़ी वजह नहीं है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली अपराधों के खिलाफ कोई ठोस और नतीजा देने वाली व्यवस्था खड़ी नहीं हो पा रही है। बहुत ही बढ़िया बात कही। आगे बढ़ेंगे खेल जगत की खबरों की ओर। बाकी खेल जगत में ऐसा कुछ विशेष नज़र नहीं आ रहा है, मगर फिर भी आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। फ़िलहाल हम जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए हैं वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कर फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।